हेलो गाइस। तो आप देख रहे हैं फ्लुएंट इंग्लिश विद आकाश। गाइस, ये जो हम चैप्टर कर रहे थे, सो वी वर डूइंग द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी, राइट? सो आई हैव टॉट यू हाफ ऑफ द चैप्टर एंड in this video I'm going to complete the entire chapter. Okay, so जो पोर्शन बच गया था ना, वो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग the textual questions also. और गाइज, मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दी है, वो वीडियो है नोट्स की और पीपीटी की। सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसलिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड नहीं कर पाया, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, नोट्स को और पीपीटी को। ओके गाइज, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको ऊपर तक का मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड एज चार्ली, ओके, एंड ही एस्केप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1894। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बताया कि थर्ड लेवल कैसा है। ठीक है, जो थर्ड लेवल था वो कैसा था, और फिर लुइजा कौन थी, सैम कौन था। ठीक है, मैं आपको ये पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो पहले द थर्ड लेवल का जो पार्ट 1 है उसे देख लीजिए आप। ठीक है, आज मुझे आपको यहाँ से पढ़ाना है, दैट इज द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। ठीक है, फेयर, राइट? तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स वन वे। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो क्लर्क था, ठीक है, मतलब जो वो इन्फॉर्म जहाँ पे जो कहते हैं ना कि टिकट विंडो से जो वो लेते हैं टिकट, ठीक है, तो जहाँ से टिकट विंडो से टिकट लेते हो उसने क्या करा, उसने उसके जो पैसे थे चार्ली के, उसको देखा। ठीक है, और उसने मतलब उसको अच्छे से देखा पैसों को, और फिर वो उसकी हेड बैंड थी। हेड बैंड क्या होती है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। हेड बैंड क्या होती है, ये देखो गाइस, ये होती है कि मतलब कैप वगैरह, जो उसकी कैप थी उसको वो देखने लग गया। ठीक है, तो उसके पास जो था, चार्ली के पास उतने पैसे थे कि वो उतने पैसों में वहाँ पर गेल्सबर्ग इलिनॉइस में वो जा सकता है। ठीक है, पर लेकिन बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, पर लेकिन जब उसने मनी को काउंट करा और उसने देखा, ठीक है, तो वो देखता है कि जो क्लर्क होता है ना, क्लर्क मतलब जो टिकट बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो ना चार्ली को घूर रहा होता है। स्टेयर मतलब होता है गाइस घूरना। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना। ठीक है, स्टेयर मतलब होता है घूरना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, चार्ली को घूर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे बता रखा है ही नॉडेड एट द बिल्स, फिर उसने बिल्स को देख के थोड़ा सा उसने नॉड करा। नॉड मतलब उसने अपना थोड़ा सर हिलाया और उसने बोला दैट एंट मनी मिस्टर। यहाँ पर एंट का मतलब क्या है गाइस, देखो एंट का मतलब बहुत सारे होता है। ठीक है, ये वैसे देखो वैसे यूज़ नहीं करता हम इसे राइटिंग्स में, क्योंकि इनफॉर्मल माना जाता है, पर लेकिन राइटर ने इसे यूज़ करा है ताकि इस कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और इसमें थोड़ा सा एक आप कह सकते हो एक इसमें एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए। ठीक है, एंड का मतलब यहाँ पर है इज नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये मनी नहीं है मिस्टर। उसने बोला कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी मतलब होता है गाइस, ये है हमारा एक ईडियम है। ईडियम मतलब मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्किन मी मतलब होता है कि आर यू ट्राइंग टू चीट मी। ओके, आर यू ट्राइंग टू चीट में, वो कहता है स्किन में मतलब क्या, तुम मुझे चीट करने की कोशिश करो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम इतनी दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने जो उसके साइड में जो एक ड्रॉअर था जिसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, वो उसको देखते हैं। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, है ना। वो देखता है कि जो मनी थी वो ओल्ड स्टाइल की थी, है ना, और वैसे मतलब मनी को बहुत बार देखता है। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो वो उसको थ्रेटन करता है कि तुम मुझे चीट करने की कोशिश करो, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ठीक है, इस तरीके से वो बोलता है। तो फिर वो जो होता है, क्या नाम है, चार्ली बोलता है, अरे यार क्या बोलते हैं कि अभी देखो, अभी जो मॉडर्न लाइफ की जो जेल है और जो पहले की जो 1894 की जेल है, तो जेल होती, जेल में क्या अलग होगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। एंड दैट वॉज दैट मतलब और तभी, है ना, बिल्कुल इसी टाइम पे आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और वो जैसे आया था वो वैसे ही वहाँ से चला गया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, और मतलब लंच आवर के टाइम पे, ठीक है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उसने $300 बैंक में से निकाले, जितने भी उसके पास उसने निकाल लिए, मतलब उतने ही थे उसके पास, और उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीदी।
ठीक है, उसने क्या खरीदी, ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। दैट रियली वरिड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और जब उसने ये ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा वरिड थे। ठीक है, जो उसका फ्रेंड था सैम बहुत ज़्यादा वरिड था। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, है ना। उसने क्या बोला कि तुम किसी भी जो भी कोई भी कॉइन का स्टोर है तुम वहाँ से तुम ओल्ड स्टाइल मनी खरीद सकते हो, पर लेकिन पहले तुम्हें एक प्रीमियम देना पड़ता है। अब देखो प्रीमियम क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि वो बताती कि उसने $300 उसने खरीदे, उसने मतलब उसने उसको $300 निकलवाने पड़े, ठीक है, विड्रॉ करने पड़े उसको $300, ठीक है। पर लेकिन जब उसने $300 निकलवाए तो पर लेकिन उसको $300 के रिटर्न में उसको खाली 200 मिले, 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले, ठीक है। तो मतलब उसका जो 1000 रुपीज़ उसे कम मिले, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब उसको 1000 रुपीज़ प्रीमियम देने पड़े, उसे एक्स्ट्रा दे, मतलब उसको लूज़ करने पड़े कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पर उसको लूज़ करने पड़े 1000 रुपीज़, ठीक है, ओल्ड स्टाइल करेंसी लेने के लिए। पर उसको कोई चिंता नहीं थी, बट आई डेंट केयर। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। वो क्या बताता है कि उसे कोई चिंता नहीं थी, वो बताता है कि जो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे इधर रुपीज़ चलते हैं, इंडिया में रुपीज़ चलते हैं, और कई कई डॉलर होते हैं, अमेरिका जैसे देशों में डॉलर, है ना। तो ऐसे ही ये जो जगह थी यहाँ पर सेंट एक देखो, सेंट क्या करेंसी का नाम है। तो ये जो कहता है कि वहाँ पे तो जो मतलब 13 मतलब जो एक दर्जन जो कहते हैं ना कि 1 डजन जो एक्स है वो तो 13 सेंट के मतलब 13 रुपए के है, मतलब 13 सेंट के है, सॉरी रुपए नहीं सेंट के हैं, है ना। तो उसको कोई चिंता नहीं होती क्योंकि बहुत सस्ता होता है उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो वहाँ से चला जाता है और फिर उसे कभी वो कॉरिडोर, कभी भी वो उसे रास्ता नहीं दिखता, कभी वो कॉरिडोर नहीं दिखता जहाँ पर जिसकी मदद से वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वापस जा सके। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। हालांकि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, उसने कई बार कोशिश करी, ठीक है। ही ट्राइड सो मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम ही फेल्ड टू फाइंड इट, ओके, बट एवरीथिंग इन वेन, ठीक है। पर लेकिन वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। लुइजा वॉज प्रिटी वरिड, अब नाउ लुइजा वॉज वरिड, ओके, शी वॉज एंशियस नाउ, अब वो थोड़ी सी चिंतित से दिख रही थी, ठीक है। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, वो थोड़ी चिंतित से दिख रही थी और वो नहीं चाहती थी कि अब चार्ली को थोड़ी देर के लिए भी उस 3rd लेवल को और ज़्यादा ढूंढे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और वो थोड़ी देर के बाद वो रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और वो अपने स्टैम्प कलेक्शन के पास वापस किया, ओके। और यहाँ पे क्या लिख रखा है गाइज, यस, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर। अब गाइज देखो क्लाइमैक्स आ गया, क्या क्लाइमैक्स है देखो। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब मैं और मेरे वाइफ दोनों मतलब 3rd लेवल को ढूंढ रहे हैं और हमें पता लगी कि हाँ यार 3rd लेवल असली में है। अब ऐसा क्या हो गया, जो पहले तो लुइजा मान नहीं रही थी बिल्कुल भी कि 3rd लेवल नहीं है, शी वॉज गेटिंग एंग्री ओवर हर हस्बैंड कि भाई अब तुम छोड़ो 3rd लेवल को। अब एकदम से वो दोनों ही ढूंढने लगे 3rd लेवल को। अब ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं, है ना। वो हर एक वीकेंड अब वो 3rd लेवल को अब ढूंढ रहे थे, ठीक है। माई फ्रेंड सैम वीनियर, अब उसका जो पूरा नाम क्या था, सैम वीनियर था उसके फ्रेंड का नाम, वो एकदम से कहीं डिसअपियर, एकदम से कहीं खो सा गया था। नोबडी न्यू अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, अब किसी को भी उसके मतलब पता नहीं था कि वो कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गुम हो गया। पर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। उसने क्या बोला कि मेरे को शक हुआ कि सैम एक सिटी बॉय है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गिल्सवर्थ, और मैं उसे गिल्सवर्थ के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, अब वो क्या बताता है कि वो हम कहाँ पे, वो वहाँ पे स्कूल जाते थे, ठीक है। मतलब वो बताते कि मैं वहाँ पे स्कूल जाता था, चार्ली वहाँ पर स्कूल जाता था, एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। वो हमेशा क्या बताता था कि उसे गिल्सवर्थ का साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो बताता है कि वो वहाँ पर ही है। ऑल राइट इन 1894, वो कहता है अच्छा वो 1894 में है, ठीक है गाइस। बिकॉज वन नाइट फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फर्सिंग मतलब कि ऐसे सर्च कर रहा था। फर्सिंग मतलब क्या होता है गाइस, सर्च करना, ठीक है। क्या मतलब होता है फर्सिंग, मतलब सर्च करना, ढूंढना, ठीक है। तो क्या हो रहा था, एक रात को जब वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को इस तरीके से ऐसे बस देख रहा था, ढूंढ रहा था, तो उसे क्या मिला, उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला। मैंने आपको फर्स्ट डे कवर बताया था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर ये होता है कि जब भी कोई नई स्टैम्प आती है, इशू होती है, तो जो जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टैम्प होती है
ठीक है। उस स्टैम्प को मतलब एक एनवेलप होती है, उस एनवेलप पे उस स्टैम्प को पेस्ट करते हैं और वही एनवेलप अपने आप को मेल कर देता है जिस दिन पे स्टैम्प इशू हुई होती है, और वो जो डेट होती है वो प्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई ये स्टैम्प हमने सबसे पहले दिन ले लिया। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट डे कवर। इस फर्स्ट डे कवर में हमेशा एक ब्लैंक पेपर यूज़ करा जाता है, क्योंकि जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना वो अपने आप को खुद को ही ये मेल करते हैं, इसलिए वो ब्लैंक पेपर डालते हैं। ठीक है ना। तो ये सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, देखो जब भी एक नई स्टैम्प इशू होती थी, जो स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स। जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं और वो अपने आप को ही एनवलप बेच देते हैं। सॉरी मैं गलत बोल दिया, अपने आप को ही एनवलप्स मेल कर देते हैं। ठीक है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, मतलब सेल के सबसे पहले दिन पे ही। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मार्क होती है वो डेट प्रूव कर देती है कि हाँ पहले दिन ही ये हमारे पास आ गई थी। इस एनवेलप को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर। और ये कभी भी खोली नहीं जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को खुद को ही मेल करते हैं और इसमें खाली एक ब्लैंक पेपर, एक खाली पेपर ही रखा जाता है। ठीक है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और वो उस रात को बताती कि जब मेरे सबसे पुराने जो फर्स्ट डे कवर थे ना, आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मैंने उस फर्स्ट डे कवर को ढूंढा जो वहां पर होना ही नहीं चाहिए था। यार ये थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रखा, बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर। वो उधर इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे मेरे ग्रैंड फादर को मेल करा था उनके घर पर गेल्सबर्ग में। ठीक है, और वहाँ पर एड्रेस भी लिखा था, है ना। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और वो कहाँ, और वो जो एनवेलप था वो कब से था, वो 18 जुलाई 1894 से था। और पोस्ट मार्क ने सब कुछ दिखा दिया, जो वो स्टैम्प थी उसने सबको दिखा दिया। मुझे हालांकि मुझे याद नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, जो स्टैम्प थी कितने की थी, वो 6 सेंट की थी। सेंट मतलब यहाँ पर करेंसी का नाम दे रखा है। थोड़ी सी डल ब्राउन थी, और उस पर ना प्रेसिडेंट गारफील्ड, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का नाम है, उनकी फोटोग्राफ थी। ठीक है, उनके पिक्चर था। और फिर नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड, राइट, तो जब इनके पास ये एनवेलप आई ग्रैंडफादर के पास इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन। तो जब उनके पास आई होगी तो फिर वो उनकी कलेक्शन में चली गई होगी और वहाँ पर भी वो होगी। मतलब ऐसा हुआ होगा कि जो ये एनवेलप थी ना, ये एनवेलप उनके ग्रैंडफादर के पास किसी ने मेल करी होगी और वो तब से यहाँ पर है। मुझे पता नहीं मुझे कब हुआ। ठीक है, और वैसे जो फर्स्ट डे कवर होता है वो हमेशा ब्लैंक पेपर रखा जाता है, पर लेकिन अब इसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था। ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा था गाइस वो बताते हैं। हमेशा फर्स्ट डे कवर में वो कहते हैं कि हम ब्लैंक पेपर रखते थे, पर लेकिन अब इसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था। इसमें एक पूरा मतलब लेटर लिख रखा था, एक पूरा इस तरीके से एक पूरा मेल लिख रखा था, आप कह लो। ओके, एंड इट रेड। अब इस पर क्या लिखा था गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस ये पहले एड्रेस लिखा है, ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, ये एड्रेस है। अब नेक्स्ट गाइस ये चार्ली को लिखा गया है, सॉरी गाइस ये लिखा गया है चार्ली को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मुझे अब पता लगा क्योंकि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, है ना। तो अब मुझे देखो, पहले मैं विश कर रहा था कि तुम सही हो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली ये बिल्कुल सच है, मेरे को 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव फाउंड द 3rd लेवल। आई हैव बीन हियर 2 weeks and right now down the street at the deli someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Nelly home। अब वो क्या बताता है कि वो क्या करता है, वो यहाँ पर 2 हफ्तों से है। ठीक है, और वो अब दिल्ली मतलब दिल्ली हमारा वाला दिल्ली नहीं, मतलब एक दिल्ली एक स्ट्रीट का नाम है, गली का नाम है। ठीक है, वो वहाँ पर है और यहाँ पे मतलब कि कोई पियानो बजा रहा है। ठीक है, और सभी लोग फ्रंट पोर्च पे है, मतलब सभी लोग यहाँ पर इधर ही है। ठीक है, और सब लोग कौन सा एक गाना गा रहे हैं, उस गाने का नाम क्या है गाइस, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंग नेली होम, ये गाने का नाम है। ठीक है, कोई गाना गा रहे हैं और मुझे भी इनवाइट कर गए। एंड आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड मतलब नींबू पानी, मुझे भी लेमोनेड के लिए इन्वाइट करा गया। एक ड्रिंक है, ठीक है, एक बेवरेज है। ठीक है, कम ऑन बैक, वो कहता है कि चार्ली तुम भी आ जाओ जल्दी से। ठीक है, चार्ली एंड लुइजा, वो कहता है कि चार्ली और लुइजा कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, इट इज
वर्थ इट, बिलीव मी। वो कहता है कि जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल ना जाए तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। भाई ये बहुत अच्छा है, ओके। इट्स इथेरियल, इट्स वंडरफुल, कीप सर्चिंग फॉर इट अनलेस यू फाइंड इट, है ना। तो वो ऐसा उनको सजेस्ट करता है। कौन करता है? सैम करता है। दिस नोट इज साइंड सैम, और इस नोट को नीचे, ये नोट किसने लिखा था? सैम ने लिखा था। तो आपको पता लग गया ना कि सैम तो कहाँ पे था? गेल्सबर्ग में। एट द स्टैम्प एंड कॉइन सेंटर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ए ओल्ड स्टाइल करेंसी। और वो मुझे पता लगता है कि सैम ने $800 खरीदे थे, और वो उसने कैसे खरीदे थे? मतलब ओल्ड करेंसी में खरीदे थे। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। तो क्या हुआ था? वो जो था ना कैटल को चराने वाला, मतलब कि ऐसे ही कहते हैं ना घास फूस वाला जो एक बिजनेस होता है, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, को एक अनाज वाला, इस तरीके से इस वाले बिजनेस में आपको ये याद रखना है गाइस। कौन से बिजनेस में? लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। कोई ऐसे घास फूस वाला या फिर चराने वाला ऐसे कोई बिजनेस जो होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो वो वाला बिजनेस में वो सेटअप हो गया था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं गाइस क्या बता रखा है। ओके गाइस, तो देखो हे मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। HAY, हे मतलब होता है कि जो फॉडर होता है, आप कह लो इसे, दिस इज अ टाइम। देखो फॉडर होता है मतलब खाना होता है, मतलब सूखी घास का एक चारा सा होता है उनके लिए, कैटल्स के लिए, मतलब इन एनिमल्स के लिए जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उस वाले बिजनेस में वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बताते हैं। ही ऑलवेज सेड दैट इज वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो क्या बताता है कि वो वही कर, मतलब ये जो सैम था ये हमेशा से यही बिजनेस करना चाहता था, है ना। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वो इस बिजनेस पे, मतलब जो उसका पहला वाला बिजनेस था ना, मतलब ये जो ये साइकियाट्रिस्ट, वो उस वाले बिजनेस पे नहीं जाना चाहता। ठीक है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस बाय सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो ये सब बताते हैं कि नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब वो बताते हैं कि अब देखो वो चार्ली बताते हैं कि सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट था, और अब वो क्या बन गया? देखो अब यहाँ पे क्या बता रखा है? सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था पर लेकिन अब उसने अब एक वो लिटिल हे फीड और ग्रेन वाले बिजनेस में वो पहुंच गया, एक बिजनेस करने लग गया वो। गाइस, सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, आप ये मत करना कि टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को मत छोड़ना, ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें जल्दी से आइडिया बता देता हूँ। डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? इस क्वेश्चन का गाइज मैंने आंसर आप नोट्स में प्रोवाइड कर दिया, आप इसको देख सकते हो। वॉट डू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम के लेटर से आपको क्या पता लगता है? गाइज यही, ये जो आपका पूरा बॉक्स लेकर रखा है ना, आप इसमें से आइडिया ले सकते हो। नेक्स्ट, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी एंड स्ट्रेस। बहुत ईजी है ये। आप इन चीज़ों से, मतलब इनसिक्योरिटी हो गया, इनसिक्योरिटी मतलब आप सिक्योर नहीं हो, डर है, फियर है ना, लड़ाई है, युद्ध है, वरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप उनसे कैसे बच सकते हो, है ना। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? गाइस एक्सट्रीमली ईजी क्वेश्चन। इसमें टाइम एंड स्पेस, अरे यार टाइम एंड स्पेस तो है ही, वो 1894 में चला जाता है ना। तो बस यही बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है apparent एक मिनट गाइस। ओके गाइस, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। गाइस इसमें क्या बता रखा है कि कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को इलॉजिकल समझते हैं, पर वो चीज़ें बाद में मे बी फ्यूचरिस्टिक हो जाती है, मतलब बाद में वो चीज़ें मे बी बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि इस चैप्टर में बताया कि किस तरीके से वो कौन है हमारा चार्ली, वो चार्ली टाइम ट्रैवल कर लेता ना टाइम ट्रैवल। तो पर लेकिन ये अभी अगर मैं आपको अभी बात बोलूँ 2020 की, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। मे बी साइंस इतनी ज़्यादा, मतलब जो साइंस इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो साइंस इज़ डूइंग वंडर्स दीज डेज, राइट। तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब साइंस इतनी ज़्यादा मतलब तरक्की कर ले कि भाई टाइम मशीन्स बन जाए, और मतलब हम लोग टाइम ट्रैवल करने लग जाए, और मे बी हम अपने पास्ट टाइम में जा सके, पास्ट को एंजॉय कर सके। बस आपको इसमें यही बताना है, ठीक है, कि जिन चीज़ों को हम आज वर्दी ना माने, मे बी वो चीज़ें कल वर्दी हम कह सकते हैं, उन चीज़ों को हम वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
Guys, next question है philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future, right? Okay, so philately means कि स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत, कि जो लोग स्टैम्प कलेक्ट करते थे, ठीक है, तो स्टैम्प कलेक्ट करने से क्या होता है कि हम अपने बीते हुए पास्ट को याद कर सकते हैं। तो इसमें बस आपको ये बताना है सैम के बारे में कि सैम किस तरीके से एक तरीके से स्टैम्प कलेक्ट करता था, फिर लोगों के क्या व्यूज़ थे, आपको ये बताना। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। और 7th क्वेश्चन तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट कट इट विल नेवर कम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मतलब आप कह लोगे ये भी बिल्कुल ही मतलब बेकार सा क्वेश्चन है, पर आप देख लेना, एक बार नज़र मार लेना। 5th क्वेश्चन भी इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, तो गाइज आई होप आपको समझने आ गई होगी ये वीडियो, ठीक है। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, नोट्स आपको मिल गए, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, पीपीटी अपलोड कर दी मैंने, ठीक है। नोट्स में ही आपको मैंने क्वेश्चन आंसर समझा दिया, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया, आपने मेरी वीडियो देख ली होगी। गाइज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कॉमेंट करना मत भूलिएगा। और गाइज अगर कोई आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी फीडबैक मुझे दी, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और गाइस हाँ, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा हाउ टू राइट जॉब लेटर, ठीक है। तो गाइस चलिए इसको एंड कर दे। थैंक यू गाइस।